Hello students, welcome to National Law Training Institute. So this is Tanvi and today we are going to start with another important topic for your examination in your Falcon Batch CLAT 2026 free classes series and the topic is puzzles. See, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. पजल्स देखिए आपके एग्जाम में ना आएगा. एक तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया था और एक ये पजल, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. बाकी चीजें भी जो हमने करी है वो भी आएंगी, बट वो ऐसे है कि उन चैप्टर का एक क्वेश्चन एक बाकी मतलब हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आ जाएगा. बट मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपके रहेंगे रीजनिंग के वो एक पजल्स के होते हैं और एक आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं. तो आज मैं पजल्स के साथ आपका सेशन स्टार्ट करूंगी. तो आज भी पजल्स करेंगे, अगली क्लास में भी थोड़ी और पजल्स करेंगे. तो चलिए देखिए, पजल्स में ना बहुत चीजें आएंगी आपके साथ. आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कुछ स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना होता है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए लिव्स बिलो बी एंड अबव सी, ठीक है. ए बी के बिलो है और सी के अबव है. तो एंड के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा ही फर्स्ट पर्सन के बारे में है. ए लिव्स बिलो बी एंड अबव सी. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ए लिव्स बिलो बी बट अबव सी. ए बी के बिलो है पर सी के अबव है. तो एंड के बाद जो बोला जाता है या बट के बाद जो बोला जाता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के ही बारे में है. ओके, अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए लिव्स अबव बी हु लिव्स बिलो सी. तो हु वर्ड के बाद जो बात हो रही है वो बी के बारे में है, ठीक है. ए बी के ऊपर है, बी जो कि सी के नीचे है. अच्छा, और हु के सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं? हु, हुम, हुज, दैट, या फिर विच. इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है कि इस वर्ड से पीछे जिसका नाम है उसी की बात हो रही है. चलो आगे बढ़ते हैं. उसने बोला कि 6 दोस्त हैं, है ना. ये पजल, फर्स्ट पजल जो है, इनको करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगी अप्रोच क्या है. अप्रोच रहती है कि हम हमेशा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पिक करेंगे. हम हमेशा पॉजिटिव एंड डायरेक्ट जो सीधी बात बोल रहा है ये है, तो उसको नोट कर लो, ठीक है. तो अब जैसे कि उसने बोला कि 6 फ्रेंड्स है, वो अलग अलग क्लासेस में है. क्लासेस उसने आपको बता दी. अब इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है. बी स्टडी इन 7th. बी जो है वो आपका 7th स्टैंडर्ड में है. ओके, और उसके बाद डी स्टडीज इन 6th. डी जो है वो 6th स्टैंडर्ड में है. एफ स्टडीज इन 9th. एफ जो है वो 9th क्लास में है. अब वो कह रहा है कि अब देखो, ये तो सीधी बात बोली ना, मैं तो सिर्फ एक तरीके से नोट ही कर रही हूँ जो चीज आपको बोली जा रही है. उसके बाद वो कह रहा है कि ए और सी जो है, ए एंड सी डू नॉट स्टडी इन 8th. ए और सी 8th स्टैंडर्ड में नहीं है. तो अगर ए और सी 8th स्टैंडर्ड में नहीं है तो फिर ए और सी कहाँ होंगे पता नहीं. तो बी, डी और एफ हो चुका है, ठीक है. अब ए और सी का 8th मना किया है. अब सी जो है वो 10th में भी नहीं है ना. तो अब सी जो है वो 8th में भी नहीं है, सी जो है वो 10th में भी नहीं है. तो सी कहाँ होगा? मतलब अच्छा, नेगेटिव इंफॉर्मेशन जब आती है ना उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि ये नहीं है, तो हम देखेंगे कि क्या है. ओके, तो अब आप एक चीज देखिए, ए बी सी डी एफ हो चुका है. यहाँ पे आपका क्या बचा? ई. करेक्ट. तो ए और सी 8th में नहीं है तो फिर एक ही बचता है, ई. ई आपका 8th स्टैंडर्ड में आएगा, ठीक है बच्चे. सी 10th में नहीं है, सी जो है 10th में नहीं है तो 10th ये होगा. तो इधर कौन बचता है? देखो, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th. सारा का सारा आपका डन है. तो हु स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड में कौन है? 5th स्टैंडर्ड में आ रहा है सी. आ गया समझ? चलो
अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए एक बार आप खुद से करके देखिए, क्योंकि पजल्स मैं बताती रहूंगी, आप सुनते रहोगे, उससे कुछ नहीं होता। पहले आपको ट्राई करनी है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सो दैट आप रिलेट कर सको कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। अप्रोच तभी समझ आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। आपको यहाँ पे 5 फ्रेंड्स दिए हैं, 5 ही आपको सिटीज दी हुई हैं और 5 ही आपको लैंग्वेजेस दी हुई हैं। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, सॉल्व करिए जल्दी से। तो इंफॉर्मेशन में उसने आपको बोला पहले तो कि ए जो है वो अहमदाबाद से बिलोंग करता है। तो बच्चे ए अगर अहमदाबाद से बिलोंग करता है तो हमने ए के आगे यहां पर क्या लिखा, अहमदाबाद। ओके, उसके बाद बी के बारे में वो क्या कह रहा है कि बी को कौन सी लैंग्वेज पसंद है, तमिल। अब जब मैं ये नोट करूंगी, ए की तो स्टेट लिखी हुई है, बी के बारे में, बी जो है वो उसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, तमिल। सी कहां से बिलोंग करता है, दिल्ली से। सी बिलोंग्स टू दिल्ली। तो बस मिक्स मत कर देना, स्टेट आप यहां लिखो, स्टेट या सिटी आप यहां लिखो, और जो लैंग्वेज है वो उधर लिखो। यहाँ स्टेट सिटी उधर लिख रहे हो तो लैंग्वेज इधर लिखो, मतलब इकट्ठे नहीं लिखना, सेपरेट रखना है, ठीक है। अच्छा, सी दिल्ली से बिलोंग करता है। उसके बाद डी स्पीक्स मराठी, डी जो है वो मराठी बोलता है। और उसके बाद उसने आपको बोला कि मुंबई का रहने वाला तेलुगु बोलता है, तो मुंबई पर्सन स्पीक्स तेलुगु। तो अगर मैं यहां पे मुंबई लिखूं तो यहां पर हमारा क्या आएगा, तेलुगु आएगा, ठीक है। तो चलो अब यहां पे अब आपका क्या बचता है, देखिए ई बचता है, करेक्ट। अब सबसे पहले तो देखो, हु इज फ्रॉम बड़ौदा, बड़ौदा से कौन है, तो चेक करिए बड़ौदा से यहाँ पे कौन आ रहा है। हाँ जी, हु इज फ्रॉम बड़ौदा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये 2 जगह है और इधर ये 2 जगह है ना। तो बड़ौदा जो है वो किधर आएगा, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन पकड़नी पड़ेगी, जैसे कि सी डू नॉट स्पीक बंगाली, सी बंगाली नहीं बोलता है, तो बंगाली को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और बी इज नॉट फ्रॉम हैदराबाद, बी हैदराबाद से नहीं है, तो आप हैदराबाद यहां लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे एक ही जगह यहाँ और एक जगह यहाँ बचती है। तो अब हिंदी बोल रहा है तो हिंदी जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ौदा। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बड़ौदा। तो सिंपल सी बात थी कि हमने पहले क्या किया, जितनी भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थी वो नोट करी। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को नोट करने के बाद फिर उसने बोला ये नहीं हो सकता, तो वो सब हमने प्रोसेस किया और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उसने बोला कि ए बी सी डी एफ जो है वो 5 फ्रेंड्स है ना। ए बी सी डी एफ ये है 5 दोस्त, और उसने इसके बाद आपको बोला है कि अनीता, बबीता, चमन, दामिनी, फाल्गुनी ये इनकी वाइफ है। 5 दोस्त है, 5 ही उनकी वाइफ के नेम है। और फिर आर्चरी, बैडमिंटन, चेस, डिस्कस और फुटबॉल ये गेम्स है। अब आपको यहाँ पे एक लाइन बोली है कि नो वन प्लेज द गेम विद द सेम इनिशियल लेटर, मीन्स जो पर्सन है वो जो गेम खेलेगा उस गेम का जो इनिशियल लेटर है वो उसके नाम वाला नहीं हो सकता। मतलब अगर ए खेल रहा है तो ए आर्चरी नहीं खेल सकता। फिर उसने बोला कि जो वाइफ का नेम है उसका भी इनिशियल लेटर जो है उसके हस्बैंड वाला नहीं होगा और ना ही गेम वाला होगा। मतलब तीनों जो आप सॉल्व करेंगे, पर्सन, उसकी वाइफ और उसकी फेवरेट गेम, उन सबका जो इनिशियल लेटर है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। ये बेसिकली आपको बोला जा रहा है। तो यही पॉइंट अगर आप ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से ही सॉल्व होने वाला है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसने आपको बोला कि ए की वाइफ का नाम क्या है, दामिनी। तो हमने यहाँ पे ए की वाइफ को लिखा दामिनी। उसके बाद डी प्लेस चेस। डी जो है वो कौन सी गेम खेलता है,
चेस खेलता है, ठीक है। F प्लेज बैडमिंटन, F जो है वो बैडमिंटन खेलता है, ओके। उसके बाद उसने आपको बोला C की वाइफ का नाम क्या है, अनीता। C की वाइफ का नाम क्या है, अनीता, ओके। और यहाँ पे ADFC हो चुका है, बचा क्या B, एक ही नाम बचा है जो कि किसका है, B का है। अनीता लिख दिया, दामिनी लिख दिया, ठीक है। 3 जगह बची और 3 नाम बचे। तो अब यहाँ पे आप देखिए अनीता और दामिनी के अलावा बाकी क्या नाम है, बबीता। यहाँ पे बबीता लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि बी है तो बी पे बबीता नहीं लिख सकते। यहाँ पे बी से बैडमिंटन है तो यहाँ बबीता नहीं लिख सकते। तो एक ही जगह बचती है जहां पर हमने किसको लिखना है, बबीता को। बबीता के बाद चमन, चमन इन दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। और चमन के बाद आपका जो है नेक्स्ट नेम क्या है, फाल्गुनी। अब यहाँ पे एफ है ना, तो फाल्गुनी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फाल्गुनी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही नाम बचता है और एक ही जगह बचती है जो कि किसकी है, चमन की है। अब गेम्स में देखो चेस और डिस्कस डन है, आर्चरी कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए है, ए पे आर्चरी नहीं आ सकता। यहाँ पे अनीता है तो आर्चरी नहीं लिख सकते, तो फिर हम आर्चरी को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आर्चरी, बैडमिंटन और डिस्कस हो चुका, आर्चरी, बैडमिंटन और चेस हो चुका है। डिस्कस और फुटबॉल, यहाँ पे दामिनी है तो यहाँ पे डिस्कस नहीं लिख सकते, तो डिस्कस को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फुटबॉल को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका मीनिंग बनता है। चलिए बताइए, सबको क्लियर हो गया? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, ओके। अब ये है फ्लोर का अरेंजमेंट, ये आप सभी ट्राई करेंगे। चलो देखो एक बार इसको, देखिए यहाँ पे उसने आपको बोला कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, 7 फ्लोर्स। एक बात सुनो, फ्लोर्स कैसे होते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड, तो जो नंबरिंग है ना 1 2 3 4 नहीं होती है, नीचे से 1 2 3 4 ऐसे होती है फ्लोर्स की नंबरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 फ्लोर्स है, तो 7 नंबर्स हमने लिखे, 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब उसने आपको बोला सबसे पहले तो कि ए जो है वो 4th फ्लोर पे है, ए लिव्स ऑन 4th फ्लोर, तो ए को हमने लिखना है 4th फ्लोर पे। उसके बाद उसने बोला कि ई के बारे में, ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ, ई जो है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, एफ के, ये उसने बोला। फिर वो आपको क्या कह रहा है कि एफ जो है वो 2nd या 7th फ्लोर पे नहीं है, एफ आपका 7th पे भी नहीं आएगा और एफ आपका जो है वो 2nd पे भी नहीं आएगा, है ना। एफ को हम 2nd पे भी नहीं लिखेंगे और 7 पे भी नहीं लिखेंगे। सी डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, सी ऑड पे नहीं है, सी इवन पे है, तो सी जो है आपका 2nd पे आ सकता है या फिर आपका 4th पे, तो ए है, सी आपका 6th पे आ सकता है। अब कई बार ना पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, तो देखो पॉसिबिलिटी हम कैसे करते हैं। सी आपका या तो 2nd पे है या फिर सी आपका 6th पे है, ठीक है। उसके बाद उसने आपको बोला कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि बी जो है वो, अच्छा बी छोड़ो, पहले ये एफ और ई देखते हैं। अब इसमें देखो एफ को कहाँ लिखे, एफ और ई एक साथ आएंगे, तो ये दोनों जगह तो पॉसिबल ही नहीं है। इन 3 में से किन्हीं 2 में एफ और ई ने आना है, तो 7 पे एफ नहीं आ सकता, तो एफ और ई आपका 6 और 5 पे आएगा। और ये देखो यहाँ पे 1 2 3 में 2 पे एफ नहीं आ सकता, तो एफ आपका 3 पे आएगा और ई आपका 2 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने आपको क्या बोला नेक्स्ट में
कि बी डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सी's फ्लोर। बी जो है वो सी के ऊपर नीचे नहीं है, तो बी जो है वो सी के ऊपर नीचे नहीं है, तो बी सी के ऊपर नीचे नहीं है, तो बी यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसने बोला डी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, डी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो डी तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी जो है वो ई के नीचे नहीं आएगा, तो जी अगर ई के नीचे नहीं आएगा तो इसमें तो ई के ऊपर जगह ही नहीं है, ये वाला केस ही गलत है। और इस केस में अब एक ही जगह बचती है और वो आप देख सकते हो जी ई के ऊपर आ रहा है, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, और यही जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये आपकी बिल्कुल वैलिड है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और अब आपको पता लग रहा होगा कि हमारी पजल सॉल्व करने की एक प्रॉपर अप्रोच है कि आप पहले थोड़ा सा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हो, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हो, लेटर ऑन आप बाकी चीजों पे ध्यान देते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन है, तो चलिए देखिए टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन है, ये रहा। तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे जी आ रहा है, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे। डी ऑप्शन है आपका आंसर। नेक्स्ट, हु लिव्स इमीडिएटली अबव डी's फ्लोर। डी के एकदम ऊपर कौन है, तो चलिए डी के एकदम ऊपर देखिए कौन आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। डी के इमीडिएट ऊपर सी आ रहा है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, हु लिव्स इमीडिएटली अबव डी's फ्लोर, ये रिपीट हुआ क्या, करेक्ट, रिपीट हो रहा है। Four of the following are alike in a certain way. They in a certain way and so form a group which is the one that does not belong to that group. इनमें से कौन सा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे 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 रुको, कहाँ गया, एफ डी जी ए बी, एफ डी जी ए बी को हमें चेक करना है। एफ ये रहा, डी ये रहा, जी ये रहा, ए ये रहा और बी ये रहा। तो ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सेवेंथ, तो ये ए आपका है जो इवन नंबर पे है, बाकी सारे ऑड नंबर पे है। तो ए जो है वो आपका इवन नंबर पे है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी ऑप्शन है आपका वैलिड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कितने प्ले दिए हुए हैं, 6 प्लेज है, 6 प्लेज आपको गिवन है। नाम उसने बता दिया, ए बी सी डी ई एंड एफ आर टू बी स्टेज्ड 1 ऑन ईच डे। 6 प्ले आपको दिए हुए हैं और आपने एक प्ले एक दिन पे करना है, मंडे टू सैटरडे इनको शेड्यूल करना है, और आपको उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। चलिए ट्राई करिए। ओके, मंडे टू सैटरडे हमें इनकी शेड्यूलिंग करनी है। तो पहले तो देखो आप एक लाइन उठाया करो और उस लाइन से जो समझ आ रहा है, ए मस्ट बी स्टेज्ड अ डे बिफोर ई, यहाँ नहीं कर सकते ना, साइड पे कर लो, बाद में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो मिल ही जाएगा। ए जो है अ डे बिफोर ई है, तो मतलब ए ई से पहले होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सी जो है वो ट्यूसडे पे नहीं हो सकता, सी जो है ट्यूसडे पे नहीं है, तो मैंने मार्क कर दिया, है ना। उसके बाद वो कह रहा है कि बी मस्ट बी स्टेज्ड फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड। फॉलोइंग का होता है नेक्स्ट, ओके। बी जो है वो नेक्स्ट डे होना चाहिए किसका, एफ का, तो बी जो है फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड। उसके बाद कह रहा है कि डी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे ओनली। डी जो है वो कहां पर होगा, फ्राइडे पे होगा। एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय बी, यानी इससे पीछे थर्सडे पे आपका बी नहीं आ सकता, ठीक है। थर्सडे पे अगर आप चेक करते हो तो थर्सडे पे आपका बी नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल। ई जो है वो लास्ट डे पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल, तो लास्ट डे पे ई नहीं होना चाहिए आपका, ये उसने आपको बोल दिया। नेक्स्ट उसने आपको क्या बोला है,
हाँ जी, अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ए, ई, एफ और बी है ना। तो अब यहाँ पे देखो ए और ई का क्या कनेक्शन है, कहाँ लिखे और एफ और बी को कहाँ लिखे। तो ए और ई जो है वो यहाँ पे कहीं नहीं आ पा रहा और एफ और बी भी नहीं आ पा रहा। तो बट थर्सडे पे बी को मना किए। तो आप देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 पे आपको इन दोनों को ही लिखना है। ये तो बात हमें समझ आती है क्योंकि इनको एक साथ लिखना है। तो सैटरडे पे तो ये आ नहीं सकते और मंडे, ट्यूसडे पे और वेडनेसडे, थर्सडे पे ये 2 पेयर्स बनते हैं। तो इधर देखो, इधर एफ और बी नहीं हो सकता तो एफ और बी आपका यहाँ पे होगा और ए और ई जो है वो आपका यहाँ पे होगा। और फिर इधर कौन बचता है, देखिए यहाँ पर आपका बचता है सी। हाँ जी, क्लियर है सबको। चलिए, तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर ई। ई के बाद, हाँ जी, ई के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा। हाँ जी, ई के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ओके, उसके बाद उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज स्टेज्ड ऑन मंडे। मंडे पे कौन आएगा, हाँ जी, मंडे पे देखिए, मंडे पे आपका कौन है, एफ है। तो मंडे पे आपका कौन आएगा, एफ आएगा, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी पे। बी है आपका आंसर। प्ले डी इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेस। प्ले डी जो है वो किसके बीच में आ रहा है, हाँ जी, प्ले डी जो है वो किसके बीच में आ रहा है, देखिए, हाँ जी, प्ले डी। तो प्ले डी जो है वो ई और सी के बीच में आ रहा है। ठीक है, प्ले डी जो है वो ई और सी के बीच में आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन, दैट इज सी एंड ई। डन। ओके, वो कह रहा है कि बताइए मंडे से अगर आप स्टार्ट करते हो तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस वैलिड है या सही है। तो चलो मंडे से शुरू करते हैं, देखते हैं अरेंजमेंट क्या बना है हमारा। अरेंजमेंट था एफ बी ए ई डी सी, एफ बी ए ई डी सी, और ये है ऑप्शन नंबर एफ बी ए ई डी सी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ओके, चलो अब ये है कुछ कंडीशनल पजल, ये भी आती है आपको। आज में ना मतलब हर पजल एक नए तरीके से आपके सामने आ रही है, तो हर टाइप की पजल मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ कुछ सॉल्व नहीं होगा, आप अगर ट्राई अभी करोगे भी ना कुछ सोल्यूशन ही निकलेगा। ठीक है, तो बट कंडीशंस फॉलो करते हुए हमें एक पॉसिबल आंसर देना है। तो यहाँ पे उसने बोला कि 6 बॉयज है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज। नाम उसने दे दिया इन 6 बॉयज का। ठीक है, ये है एंड 5 गर्ल्स, ये 5 लड़कियां हैं। आपको एक टीम सिलेक्ट करनी है 6 लोगों की, और क्राइटेरिया उसने आपको क्या दिया है, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। पहला कि एम एंड जे गो टुगेदर, एम और जे एक साथ जाएंगे। ओ जो है वो एन के साथ नहीं आ सकता, आई जो है वो जे के साथ नहीं होगा, एन जो है वो एच के साथ जाएगा। ठीक है, पी जो है वो क्यू के साथ रहेगा। ठीक है, के एंड आर गो टुगेदर। ओके, ये आपका रहेगा इस तरीके से। अब आपको उसने बोला कि इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 गर्ल्स एंड आई इज वन ऑफ देम। ठीक है, अब टीम में यदि 2 लड़कियां हैं और आई उनमें से एक है, और देखो ये तो क्या ही हुआ, कुछ नहीं, ये इसके साथ है, ये इसके साथ नहीं है, इससे कोई सोल्यूशन थोड़ा आपका रेडी हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आपको टीम सिलेक्ट करनी थी ना 6 लोगों की, तो वो कह रहा है कि अगर 2 लड़कियां हैं और आई उनमें से एक है, तो बताइए आई के अलावा और कौन हो सकता है। तो कंडीशंस देखो, पहले देखो आई की कोई कंडीशन है तो आई की ये वाली कंडीशन है कि आई के साथ जे नहीं है, तो आई के साथ जे नहीं जाएगा, तो किसी ऑप्शन में जे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब बाकी जो कंडीशंस है चेक करते हैं, जैसे कि एम और जे एक साथ जाएंगे, है ना, तो एम है तो जे भी होना चाहिए। इसमें देखो एम है पर जे तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये गलत है। और कहीं पे देखो ये एम है जे दिख ही नहीं रहा, ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं ओ और एन एक साथ नहीं जाएंगे। अब ये देखो इसमें ओ आ रहा है, एन भी आ रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि ओ एन ने तो एक साथ जाना ही नहीं है। और इसी दौरान हमें पता लगता है कि सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं एक को छोड़ के, तो उससे आगे मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जरा आप नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये। नेक्स्ट ट्राई करिए। आपको इसने बोला कि ओ और आर तो टीम में आ चुके हैं। अब अगर ओ और आर टीम में है तो उस हिसाब से बताइए बाकी 4 लोग कौन होंगे। हाँ जी, बाकी के 4 लोग कौन होंगे ये आपने बताना है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए O जो है O कैनॉट बी प्लेस्ड विद N, O N के साथ नहीं है, तो O है तो N नहीं हो सकता। ठीक है, O है तो N नहीं हो सकता। उसके बाद आपको और कोई इंफॉर्मेशन O के बारे में नहीं दी। चलो R की कोई कंडीशन दिख रही है तो R है तो K भी होगा, R है तो K भी होगा। तो ये देखो इसमें तो K है ही नहीं है, ना इसमें है और ना इसमें है, K तो सिर्फ C ऑप्शन में है। और इसी से हमें समझ आता है कि इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखिए अब आप सब। वो कह रहे हैं कि 4 मेंबर्स अगर बॉयज है तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट। पेपर में ये बड़ा कॉमन है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं और ये नहीं चेक करते कि वो आपसे आंसर पॉजिटिव में पूछ रहा है कि नेगेटिव में पूछ रहा है, क्या ये पूछ रहा है कि क्या है या क्या ये पूछ रहा है कि क्या नहीं है। तो चलिए, कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट द टीम, ये उसने आपसे पूछा। If 4 members are boys, which of the following cannot constitute a team? तो M पहली सारी कंडीशंस देखते हैं। M और J एक साथ जाएंगे। देखो M है तो J भी होगा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर वो कह रहे हैं O N के साथ नहीं जाएगा, तो कहीं पे NO एक साथ दिख रहा है, ये रहा, तो NO तो एक साथ हो ही नहीं सकता, यानी ये गलत है। और उसने तो यही पूछा है कि कौन सा गलत है, और इसीलिए इसका आंसर जो है फाइनल वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसने आपको यहाँ पे बोला है कि 4 लोग बॉयज हैं, सॉरी क्वेश्चन सेम है ये आपका, अगला देखेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर K और P आपकी टीम में है, ठीक है, तो अदर देन K और P कौन होगा ये पूछ रहा है। चलो करो ट्राई, अदर देन K एंड P कौन है ये आपने बताना है। अब K के बारे में क्या कंडीशन है, K और R एक साथ जाएंगे, तो K है तो R होना चाहिए, तो R तो मुझे सब में मिल रहा है। और P के बारे में क्या कंडीशन है, P और Q एक साथ जाएंगे, तो P है तो Q होना चाहिए, Q भी सभी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये गलत है। तो बाकी कंडीशंस देख लेते हैं। M और J एक साथ जाएंगे, तो देखो यहाँ पे J है पर M नहीं है ना, तो यहाँ पे तो आपका जो है आप देख सकते हो कि J आ रहा है तो M नहीं आ रहा, तो ये गलत है, क्योंकि J होगा तो M भी होगा। O N के साथ नहीं है, वो तो कहीं नहीं हो रहा। I J के साथ नहीं जा रहा, तो देखो I और J एक साथ नहीं है। फिर ये कह रहे हैं N goes with H, तो ये देखो H है पर N तो है ही नहीं, तो ये भी गलत। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। If the team has 3 girls including J and K, अब J और K जा रहे हैं, तो इनके अलावा कौन होगा। J और K तो है, बट इनके अलावा और कौन होने वाला है ये उसने आपसे पूछा। तो अब देखो J है, अगर आपको यहाँ पर J दिया है तो J के बारे में देखो क्या कंडीशन है, J है तो M भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो M सब में आ रहा है, हाँ जी इन दोनों में नहीं आ रहा।
उसके बाद जे के बाद के देखिए, के कहाँ पे है, ये रहा, के और आर एक साथ जाएंगे, के है तो आर भी होगा, तो आर ये रहा है ना, के है तो आर भी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका वैलिड है, के एंड आर गो टुगेदर। ठीक है, ओके, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 दोस्त हैं। अब ये क्वेश्चन पहले तो मैं चाहूंगी कि आप सब ट्राई करो, बिकॉज यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक मुझे बताना है। आपने देखा होगा आज मैंने ऑलमोस्ट हर पजल में आपको कुछ कोई ना कोई ट्रिक ही बताया है। ओके, तो ये ट्रिक्स आपकी हेल्प करते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। तो अब 4 दोस्त हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये एक साथ पढ़ते हैं क्लास 10+2 में। 1 एंड 2 जो है वो हिंदी में बढ़िया है पर इंग्लिश में बेकार है। 1 and 3 are good in Sanskrit but poor in maths. 3 and 4 are good in English but poor in geography. 4 and 2 are good in maths as well as Sanskrit. Who among the following boys is not good in maths but good in Hindi? ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको ट्राई करके। अब देखो यहाँ पे एक तो ये अप्रोच है कि आप सारे सब्जेक्ट्स लिख लो, जैसे आपका हिंदी था सबसे पहले, फिर इंग्लिश है ना, फिर आपका संस्कृत है, फिर आपका मैथ्स, ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे फ्रेंड्स लिख लो कौन कौन है, 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3 और 4। अब आपने बस टिक करना है, जैसे 1 and 3 आर गुड इन संस्कृत, तो मैंने 1 और 3 पे टिक कर दिया। बट पुअर इन मैथ्स, मैथ्स में ये दोनों बेकार है, ठीक है। 3 and 4 इंग्लिश में अच्छे हैं। अब 3 और 4 जो है वो इंग्लिश में अच्छे हैं, बट पुअर इन ज्योग्राफी। 3 और 4 जो है वो ज्योग्राफी में पुअर है। 4 and 2 आर गुड इन मैथ्स। अब 4 और 2 जो है वो मैथ्स में अच्छे हैं, एज वेल एज संस्कृत। 4 और 2 जो है वो संस्कृत में भी अच्छे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपका बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग बॉयज इज नॉट गुड इन मैथ्स बट गुड इन हिंदी। मैथ्स में ठीक नहीं है बट हिंदी में अच्छा है। हिंदी में अच्छा, हिंदी का कुछ हमने नोट ही नहीं किया, ऊपर दिया 1 and 2 आर गुड इन हिंदी, ठीक है। 1 and 2 आर गुड इन हिंदी। अब वो कौन है जो हिंदी में अच्छा है पर मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है 1 है। तो अब देख देख के आंसर तो आप बता लोगे फटाफट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये ना बनाओ तो भी आंसर आ सकता था। अब वो देखिए किस तरह से। आपको उसने बोला कि मैथ्स में अच्छा हो बट इज नॉट गुड इन मैथ्स बट गुड इन हिंदी, ठीक है। मैथ्स में अच्छा ना हो, तो जो मना कर रहा है वो देखो, नॉट गुड इन मैथ्स। तो आप ये देखो मैथ्स में अच्छे कौन है, 4 and 2 आर गुड इन मैथ्स। मतलब वो जो बोल रहा है आप उसका उल्टा देखो, नॉट गुड इन मैथ्स ना, आप देखो हु इज गुड इन मैथ्स। तो 4 and 2 आर गुड इन मैथ्स, तो ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते, ऑप्शन कट। बट गुड इन हिंदी, हिंदी में अच्छे कौन है, देखो 1 and 2 आर गुड इन हिंदी, तो 1 और 2 में से मुझे यहाँ 1 दिया हुआ है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑपोजिट देखो सबसे बढ़िया रहेगा, ओके। अब ये देखो, वैसे तो मैंने सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, बट यही ट्रिक से आपको मैं करके दिखाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉयज आर गुड इन इंग्लिश एंड संस्कृत। तो पहले तो वो कह रहा है कि इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है ऐसा उसने बोला। तो हम उल्टा देखेंगे, इंग्लिश में बेकार कौन है। हाँ जी, ये पुअर इन इंग्लिश किसको बोल रहा है, देखो 1 and 2 को, कि 1 और 2 की इंग्लिश बेकार है। तो मतलब मेरे आंसर में 1 और 2 नहीं आ सकता। तो जिस ऑप्शन में मुझे 1 या 2 दिखेगा मैं वो ऑप्शन कट कर दूंगी, यहाँ पे 2 है। और ऐसे करते करते मुझे दिखता है कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
Which of the following statements is definitely true? अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, तो मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। डिपेंड्स कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। हो सकता है वहां पे आप अगर मान लो ये क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर हमें क्या जरूरत थी सोल्यूशन बनाने की, पर अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सोल्यूशन बना लेना। तो चलिए 3 and 4 आर गुड इन इंग्लिश एंड हिंदी चेक करते हैं क्या ऐसा है। 3 और 4 इंग्लिश और संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है, दोनों अच्छे, ये तो गलत है। उसके बाद ऑल द 4 बॉयज आर गुड इन संस्कृत, ऑल द 4 बॉयज आर गुड इन संस्कृत, दैट इज ट्रू। देखो चारों के चारों का संस्कृत में टिक लगा हुआ है, तो आंसर इसका क्या होगा? ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑल द 4 बॉयज आर गुड इन संस्कृत। ओके, सो इसी के साथ आपका आज का सेशन होता है ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपका पजल्स जो है अब ये एक और लेक्चर में लूंगी, बिकॉज पजल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हमें इसकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट सेशन में भी आपके साथ पजल्स की ही डिस्कशन होगी। एंड इसी के साथ ओवर करते हैं आज की क्लास। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप nlti.clat पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज तन्वी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।